हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्मा चैनल। आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो है कि अमेरिकन जो फ्लैग है उसमें हिस्ट्री क्या छुपी है अमेरिका में। तो सबसे पहले तो मैं आपको अमेरिकन फ्लैग दिखा देता हूँ और उसमें आप देख सकते हैं फीचर्स क्या हैं। अब जबकि आपने अमेरिकन फ्लैग देख लिया है तो आपने दो बातें नोटिस की होंगी। एक तो उसमें लेफ्ट टॉप कॉर्नर में ग्रीन सॉरी ब्लू सेक्शन है और उसमें 50 स्टेट्स के लिए 50 स्टार्स। और बाहर कोई अगर अमेरिकन फ्लैग देखता है तो ये बात नहीं पता होती कि सिंबलाइज क्या कर रही हैं चीज़ें फ्लैग में। अ, तो फिलहाल इस देश में 50 स्टेट्स राज्य हैं और उन्हीं को सिंबलाइज करने के लिए हर एक स्टेट के लिए एक स्टार अमेरिकन फ्लैग में है। सो अ टोटल नंबर ऑफ 50 स्टार्स। फिर आपने देखा होगा कि स्ट्राइप्स भी हैं ऑल्टरनेट वाइट और रेड में करती हुई। 13 हैं टोटल स्ट्राइप्स और देर इज अ रीजन फॉर देम बीइंग 13। अगर बात करें हिस्ट्री की यूएस की, तो जब थोड़ा और भी हिस्ट्री में पीछे जाएं तो शायद बहुत लोगों को नहीं पता इस बात का कि यूनाइटेड स्टेट्स भी कभी ब्रिटिश के अंडर में था। तो जैसे इंडिया पर ब्रिटिश एम्पायर ने राज किया वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स पर भी किया, लेकिन कुछ बातें अलग थी। यूनाइटेड स्टेट्स कह दो या बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, जो दो कॉन्टिनेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, वो वैसे तो जुड़े हुए हैं लेकिन बाकी की दुनिया से वो जुड़े नहीं हुए। तो बहुत सालों तक जब तक अ, बड़ी शिप्स नहीं बनाई गई, जब तक अटलांटिक ओशन क्रॉस करके यहाँ पर नहीं आया गया, तब तक यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही पिछड़ी बोल सकते हैं आप, बिल्कुल फंडामेंटल। और इंडिया को एक तरीके से ये फ़ायदा हुआ कि क्योंकि हम बाय लैंड कनेक्टेड हैं एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से भी, तो इसलिए माइग्रेशन होता रहा और लोगों का इंडिया आना हुआ, उनके उनकी थॉट्स का इंडिया के कल्चर में मिंगल होना हुआ। अफगानिस्तान से, पर्शिया से, रोमन एम्पायर से लोग आते थे इंडिया में। तो उस तरीके से इंडिया का थोड़ा सा प्रोग्रेस रहा है और उस इम्पैक्ट का फ़ायदा भी रहा। जब 1600 के अराउंड ब्रिटिश आए तो उस वक्त इंडिया में अच्छे खासे किंगडम्स थे। राजा, एडमिनिस्ट्रेशन टाइप जो है कि पूरी सेना होना और हथियारों का भी बढ़िया नेचर का होना, वो सब था इंडिया में। अमेरिका में ऐसा नहीं था। अमेरिका में अभी भी अभी भी मतलब जब वो आए 1600 में ही वो आए थे यहाँ पे। अ, तो आदिवासी जैसे रहते हैं, छोटे छोटे कबीले, और बो एंड एरो तीर कमान वो उनका हथियार था। तो जहाँ ब्रिटिश एम्पायर के लोग गन्स लेके यहाँ पे आए तो उसके मुकाबले उनके उनके बो एंड एरो तो बिल्कुल भी काम के नहीं थे, राइट। तो उस तरीके से ब्रिटिश को यहाँ पे एस्टेब्लिश होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने यहाँ आए, कुछ कुछ ट्रूप्स ने यहाँ के जो छोटे छोटे कबीले थे उनसे दोस्ती कर ली। जो दोस्ती नहीं करना चाहते थे उनको भगा दिया। अपनी अपनी
मिलिट्री पावर से। तो उस तरीके से यहाँ के जो एक्चुअल अमेरिकन जिनको कहते हैं, जिनको एक्चुअली नेटिव अमेरिकन बोलते हैं, उनको तो बहुत जल्दी जो है वो कंट्रोल कर लिया। बाहर के ब्रिटिश हुआ या फ्रेंच हुआ, यूरोप के काफ़ी इस तरीके से कंपटीशन था यूरोप के कंट्रीज़ में कि बाहर जाओ और जहाँ कहीं भी आप अपना कब्जा कर सकते हो, उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। तो ब्रिटिश यहाँ पे आए, अपने लोगों को इस्टेब्लिश किया, उन लोगों के बच्चे हुए, उनके बच्चों के बच्चे हुए, 3 4 5 जनरेशन्स हो गई। और वो लोग जिन्होंने कभी ब्रिटिश यूके कभी देखा भी नहीं, वो भी वहाँ बैठी क्वीन या किंग जो है उसको अपना लीडर मानते थे। कंफ्यूज रहते थे कि क्यों मानते, हमने तो कभी देखा भी नहीं, कभी गए भी नहीं, यहीं रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा करते थे क्योंकि 5 6 जनरेशन से ऐसा होता आ रहा था। और उनसे टैक्स भी कलेक्ट किया जाता था कि भाई आप क्वीन को रिपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आप इंग्लैंड के सिटीजन हो लेकिन रह यहाँ रहे हो। तो अगर आपने अपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा हो कि टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन से ही शुरुआत हुई यहाँ के लोगों की ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट लड़ाई। तो वो यही था कि जब हमारे यहाँ का कोई वहाँ पावर में नहीं है तो हमसे टैक्स किस बात का कलेक्ट किया जा रहा है। हम रहते यहाँ हैं, खाते पीते यहाँ हैं, सब कुछ यूज़ यहाँ करते हैं, वहाँ कभी जाते नहीं, तो टैक्स किस बात का, राइट। तो अब मैं वापस आता हूँ 13 स्ट्राइक्स पे। तो सॉरी, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। तो जब लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू किया, उस वक्त 13 कॉलोनीज बनी हुई थी ईस्ट कोस्ट पर ही, क्योंकि आप अटलांटिक ओशन क्रॉस करके आते हो तो ईस्ट कोस्ट पर ही आप उतरते हो। तो वहीं पर छोटे छोटे टाउनशिप्स कह दो, जिनको बाद में स्टेट्स कहा गया, तो वो 13 थे इन टोटल। और उन 13 के जो रीजनल लोकल लीडर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, और हम अब टैक्स नहीं पे करेंगे, ये हमारा कंट्री है, बहुत हो चुका उनकी तानाशाही। हमें हमें अपना बनाना है, अपना देश बनाना है, अपने रूल्स से रहना है, फ्रीडम के साथ रहना है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और जो ज़्यादा मेहनत करे उसको उतना ही फ़ायदा हो, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये सारे जो वैल्यूज थे उसके साथ उन्होंने उन 13 कॉलोनीज के लीडर्स ने तय किया कि अब से हम अपने आप को फ्री समझेंगे और किसी भी बात को नहीं मानेंगे इंग्लैंड की। और ये बात डिक्लेयर हुई थी 4 जुलाई 1776 में, और इसीलिए 4 जुलाई को यहाँ का इंडिपेंडेंस डे माना जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश ने उन्हें फ्रीडम दे दी, वो तो डिक्लेयर कर दिया कि आज से हम अपने आप को फ्री फील करते हैं और हम इसके लिए लड़ेंगे भी। कोई हमें नहीं देता है फ्रीडम, या हमें अपनी मर्जी का काम नहीं करने देता है, आड़े आता है तो हम फोर्स भी दिखाएंगे उन्हें। और इस तरह से थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, ये उस वक्त के लीडर हुआ करते थे। उन्होंने इस रेवोल्यूशन की शुरुआत की, और लड़ाई काफ़ी साल चली, 5 6 7 8 साल चली। और ऑफ कोर्स इनके पास में आर्मी तो थी नहीं ब्रिटिश की जैसी, तो वो कहते हैं ना कि ऑल हैंड्स ऑन डेक, कि कोई कोई ब्लैक स्मिथ है उसको भी उन्होंने अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लिया, कोई कारपेंटर है उसको भी ज्वाइन करवा लिया कि भाई ये डू और डाई सिचुएशन है, आपको आता है नहीं आता है आप सीख जाओगे, लेकिन हथियार उठाओ और उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाओ। तो इसलिए आर्मी ना होते हुए भी आर्मी समहाउ बनाई गई और बहुत साल लड़ाई छिड़ी, बहुत लोग मारे गए, लेकिन वो जो जज्बा था कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम फ्री होंगे। तो ये वो लड़ाई थी जो बाय फोर्स या फ्रीडम की जो लड़ाई थी, जो बाय फोर्स जीती गई। और जब जीत गए
तब उन्होंने कहा कि ये जो 13 कॉलोनीज है, अब हम उन्हें 13 स्टेट्स बनाएंगे और उसे कहेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए उस उस हम्बल बिगिनिंग को रिमेंबर रखने के लिए फ्लैग के अंदर ही, सॉरी सड़क थोड़ी सी, फ्लैग के अंदर हमेशा के लिए वो जो बात है वो इमोर्टलाइज हो जाए, इसलिए वो 13 स्ट्राइप्स रखी गई। और रेड तो हर जगह बलिदान का सिंबल होता है, तो अब जैसे आपने अभी स्टोरी सुनी, काफ़ी लोगों का बलिदान गया, वाइट पीस का सिंबल होता है। तो लेकिन them being 13 in number is because of those original 13 colonies। उसके बाद में धीरे धीरे अब यूनाइटेड स्टेट्स तो बहुत बड़ा है, तो 13 कॉलोनीज हो गई, यूएस का नाम हो गया, एक कंट्री बन गया है। बट उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने और एक्सप्लोर करना शुरू किया नॉर्थ अमेरिका को, जहाँ पर अभी भी आदिवासी रह रहे थे। वहाँ गए, या तो उनके साथ में उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया, या वो नहीं माने तो फिर उनको बाय फोर्स हटा दिया, भगा दिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। और ऐसे करते करते यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो फैलता गया। जो 13 स्टेट्स थे वो आज की डेट में 50 स्टेट्स हैं। और जैसे जैसे स्टेट्स जुड़ते गए वैसे वैसे फ्लैग भी चेंज होता गया। ज़्यादा तो चेंज नहीं हुआ, जो मैं स्टार बता रहा था कि हर स्टेट के लिए एक स्टार। तो आप सबसे पहला अगर फ्लैग देखते हो तो उसमें 13 स्टार्स ही हैं, और वो 13 एज स्टेट्स केप्ट कमिंग इन, और 13 आज 50 स्टेट्स बन गए हैं। हंसी की बात यह है कि 48 स्टेट्स तो ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं बाय लैंड। जो लास्ट के 2 स्टेट्स जुड़े वो थे अलास्का और हवाई। अलास्का यूएस ने रशिया से खरीदा, और अलास्का एक्चुअली कनाडा से जुड़ा हुआ है, यूएस से जुड़ा ही नहीं हुआ। तो वहाँ बाय लैंड आप जाओ तो आप कनाडा के थ्रू ही जाते हो। काफ़ी फनी सिचुएशन है, कोई बाय लैंड जाना चाहिए और वो कनाडा के थ्रू होता हो जा रहा है, तो वो कनेडियन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके अपने ही कंट्री में जा रहा है जब वो अलास्का पहुँचता है। तो ये थी फ्लैग की छोटी सी कहानी, जो आपने अगर 9th-10th में अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो शायद थोड़ा सा वो मैंने रिफ़्रेश कर दिया है, यादें ताज़ा हो गई हैं। लेकिन अगर ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं जिनको अभी पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि काश मेरे वक्त इस तरह के वीडियोस बनाए जाते, यूट्यूब होता जहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट बुक से ना मैं कोई चीज़ सीखता पढ़ता, बट एक तरीके से इंटरेस्टिंग एक स्टोरी भी सुनने को मिलती। इस पर काफ़ी मूवीज़ भी बनी है। एक मूवी जो ऑस्कर नॉमिनेटेड भी थी, जिसमें एक ब्रिटिश का बंदा जो है जब यूएस में पोस्टेड था आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, और किस तरह से वो जो नेटिव इंडियंस या नेटिव अमेरिकन जो हैं उनके साथ में कोलैबोरेट कर लेता है, टीम अप कर लेता है। तो उस काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, डांसिंग विद द वुल्व्स। तो आपको टाइम लगे और मिले तो वो मूवी ज़रूर देखना। बाकी एक और चीज़ है कि जो मैंने कहा, नेटिव अमेरिकन या उन्हें इंडियंस भी कहा जाता है। अब लोग बोलते हैं इंडियंस, तो उनको क्यों कहा जाता है? इंडिया के लोगों को इंडियंस कहा जाता है। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस, अपने टाइम का बहुत फेमस सेलर, वो जब इंडिया आया तो वापस जाके उसने बताया अपने अपने किंग को कि मैं इंडिया घूम कर आया हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है, स्पाइसेस हैं वहाँ पे, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जो भी है कह सकते हो आप। तो और वो अपने टाइम का एक ना, आप जियोग्राफी में, सेलर तो बेसिकली जियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते ही है। तो उसको लगा कि अगर अर्थ जो है वो गोल है, तो अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में जाऊं या वेस्ट डायरेक्शन जाऊं, जब तक ये गोल है तो मैं सेम जगह पर पहुंच सकता हूं, इधर से जाऊं या उधर से जाऊं। और उसको लगा कि
यूरोप से ईस्ट डायरेक्शन में गया था मैं और इंडिया पहुंचा। क्या पता मैं वेस्ट डायरेक्शन जाऊं और जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि उस वक्त लोगों को अर्थ का डायमीटर कितना है वो नहीं पता था। तो हो सकता है जल्दी पहुंच जाऊं, फालतू में मैं इतना क्रॉस करके जाता हूं। तो इसलिए उसने वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया आने के लिए अपना जो ट्रिप है शुरू किया। और जैसे ही उसको लैंड दिखाई दी तो उसको लगा कि वो इंडिया पहुंच गया। और वहां पे आदिवासी जो दिखाई दिए तो उसने उन्हें इंडियंस कहना शुरू कर दिया कि हैव रीच्ड टू इंडिया। वो बाद में पता चला कि ये वो लोग ही नहीं है, लेकिन वो जो टर्म यूज की वो इतनी छप गई कि उन उन आदिवासियों को इंडियंस ही कहा जाने लगा। तो जब हम अमेरिका में आते हैं और कोई लोग इंडियंस बोलता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहता है कि ये वो इंडियंस की बात कर रहा है, क्योंकि वो इंडियंस आज भी हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गए हैं, उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हो रही है, तो वो हैं। और यूएस में हर जगह वो ट्राइब जो है, ट्राइब एक तो नहीं कई सारी ट्राइब्स हुआ करती थी वो, लेकिन वो आज भी हैं। तो वो आज भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि वी आर इंडियंस या नेटिव अमेरिकन। शायद शायद इंडियंस कहना थोड़ा सा उनके लिए नेगेटिव कॉनोटेशन वाला रहता होगा, क्योंकि वो तो किसी ने उन्हें वो चीज़ बोल दी। बट नेटिव अमेरिकन जो है वो मच मोर फ्रेंडली और एक्सेप्टेबल टर्म है, क्योंकि वो ही इस लैंड के नेटिव थे, शुरुआत के रहने वाले थे। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया के बाहर इंडियंस जो है वो किसी और को भी कहा जाता है, सिर्फ इंडिया के लोगों को नहीं कहा जाता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो जानकारी मैंने दी वो पसंद आई हो। आप अगर पसंद आया तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक कीजिए वीडियो को, सपोर्ट कीजिए चैनल को बाय सब्सक्राइबिंग टू इट, शेयर कीजिए ये वीडियो। आपको लगता है कि वो इस वीडियो को देखकर नॉलेज गेन करेगा, इंटरेस्ट रखता है इस तरीके की नॉलेज में, तो बाय ऑल मीन्स। और अगर आप इसी तरीके से सपोर्ट देते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस बनाऊं और इंटरेस्टिंग बातें जो मैं 15 ईयर्स से यहाँ रह रहा हूँ और वो सेकंड नेचर बन चुकी हैं, वो बातें आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, और उसके बारे में मैं थोड़ा और सोचूंगा कि और क्या टॉपिक्स हैं जिस पर डिस्कशन किया जा सकता है। तो हेल्प मी आउट, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई और टॉपिक पर आपको जानकारी लेनी हो, आपको हमेशा किसी टॉपिक पर क्यूरियोसिटी रही हो और आप चाहते हो कि कोई बंदा हमें बताए जो वहाँ का रहने वाला हो। I'll do my best to do that। मुझे काफ़ी पसंद आता है इस तरीके के टॉपिक पर बात करना, इंडिया और बाहर की दुनिया के डिफरेंसेस के ऊपर बात करना, एक्सप्लोर करना, असेस करना, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। और हमेशा हमें हर कल्चर की, हर जगह की अच्छाइयाँ जो है वो ढूंढनी चाहिए और अपनानी चाहिए। तो विद दैट मैसेज, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, बाय फॉर नाउ।